चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, क्या होता है हाई कोर्ट, ये भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। एक्सक्यूज मी। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। फाइनल कोर्ट यानी कोर्ट्स की जो सीरीज़ में जो सबसे टॉप मोस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। मुझे लगता है सबको पता होगा, छठवीं क्लास की सिविक्स में पढ़ा होगा अपन ने ये सब। लेकिन उस समय इट डजेंट मेक सेंस। अब ये बहुत सेंस आपके लिए मेक करेगा। ठीक है ना। तो चलो देखो समझो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको लीगल एप्टीट्यूड वाले चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरीके से बोलो कि हमारे जीने का तरीका। हाँ, एक नॉर्मल इंसान के राइट्स, ड्यूटीज़, है ना, हाउ विल आवर नेशन रन, इस तरीके का। देखो पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या था, चलो देखते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा जनरल नॉलेज सब्जेक्ट ही अपना, है ना। तो सबसे पहले इंसान था आदि मानव, है ना। ठीक है ना। तो देयर वर नो रूल्स, तो एवरीबडी लिव्ड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, है ना। जानवर थे मतलब हम लोग लेकिन हमारे पास था दिमाग, है ना। तो जैसे जंगल में आप जैसे जानवरों को देखते हो जिस तरीके से रहते हैं या जो रहते हैं वैसे ही इंसान रहता था। कोई रूल्स नहीं है, समझ ना रहा है, किसी को भी मार दिया, कुछ भी कर दिया, कोई डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता था। तो उसमें एवरी एनिमल हैड इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। एरिया डिस्क्राइब करना, कुछ लोग झुंड में चलते थे, है ना। तो देवर नो रूल्स। ठीक है, लेकिन जो इंसान था उसके पास क्या चीज़ थी? दिमाग, है ना। तो उसने कहा कि यार इस दिमाग से वी कैन कंट्रोल होल अर्थ। यानी बाकी के एनिमल्स के पास ये नहीं था ना। आ रहा है समझ में? अब जैसे हाथी है तो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके पास, थोड़ा बहुत दिमाग भी है, लेकिन इतना नहीं है, समझ में आ रहा है, कि इंसान को टक्कर दे दे। क्लियर है। तो हमने ग्रुप फॉर्म करना चालू किया, सोसाइटी बनाई। ठीक है। और फिर सारे सारे जानवरों को किनारे कर दिया, है ना। मतलब बाकी सारे स्पीशीज़ जो हैं वो हमसे माइंड के मामले में नहीं लड़ पाए, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो माइंड क्वारल्स में वो नहीं लड़ पाए, तो हमने ऑब्वियसली बात है फायर का इन्वेंशन किया, समझ में आ रहा है। तो सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ जो हैं वो कौन बन गए? मैन, है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ बन गए, समझ में आ रहा है, सिर्फ अपने माइंड के ताकत के कारण। कि हम ऐसा प्लान कर सकते थे कि भाई हमसे फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई ज़्यादा भी है तो भी हम उसको हरा पाए। और इस तरीके से धीरे धीरे पूरी अर्थ पे हमने अपना कब्जा जमा लिया। आ रहा है समझ में? फिर आए राजा, राजा महाराजा का ज़माना।
तो तुम समझो कि अगर ये वर्ल्ड है, समझ में रहे, तो हर राजा ने अपना अपना क्या कर लिया, एरिया बना लिया। तो ये सारे थे देश, हर राजा का अपना एक देश है। तो कुछ रूल्स अनकहे और कुछ वैसे बना लिए। आ रहा है समझ में? क्या था कि उसमें हमने चुना कि भैया चलो सब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। इस तरीके से हमने रूल्स बनाने चालू किए। उसमें फिर हमने पैसे का और इवेंचुअली वो सब चीज़ों का आविष्कार किया, ठीक है ना। तो जिसको संभालने दिया वो अल्टीमेटली राजा बन गया, और उसके बाद फिर राजा जो है वो रूल मेकिंग करने लग गया फॉर ऑल, है ना। बेसिकली पर्पस क्या था, सोसाइटी के रनिंग का था। लेकिन जिन लोगों ने इनिशिएट किया था वो लोग मर गए, तो बाद में राजा अपने आप को राजा समझने लग गया, और कोई एक नॉर्मल इंसान है, समझ में आ रहा है, कि कोई वर्कर है तो वो अपने आप को वर्कर ही समझने लग गया। लोग अपनी डेस्टिनी इसको समझने लग गए, क्योंकि इनिशियली ये सिस्टम जिस तरीके से लगाया गया था, फिर लोगों ने किसी और बेसिस पे ग्रुप बनाने चालू किया, तो उससे फिर कास्ट सिस्टम और ये सारा कुछ जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है ना। अब अपन एकदम से फास्ट फॉरवर्ड आते हैं कि ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर्स जो थे समझ लो कि ज़्यादा एवॉल्व थे, इंसानों में भी डिफरेंस आ गया, है ना। तो उन लोगों ने, वो लोग ज़्यादा इवॉल्व हो गए थे, उनकी, उन्होंने जिस तरीके के एक्सपीरियंस देखे थे वो ज़्यादा देखे थे। तो उनको समझ में आ गया कि किसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे इंसानों पर भी कब्ज़ा कर सकते हैं। मतलब जानवरों पे तो हमने कहीं का कब का पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे इंसानों पे भी कब्ज़ा कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने फिर कॉलोनाइजेशन जो है वो स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट किया बेटा, कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो आए और यहाँ के जो किंग्स वगैरह थे, समझ में आ रहा है, उनसे उन्होंने मतलब थोड़ी बहुत ज़मीन ली, लेकिन मेनली उनको मिलिट्री सपोर्ट दिया, क्योंकि उनको पता था कि मिलिट्री जिसके हाथ में होगी पावर उसके हाथ में होगी। तो किंग्स जो थे उनको अपनी मिलिट्री मेंटेन कर, हर किंग की अपनी मिलिट्री थी, उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऑब्वियस ही बात है, सबकी सैलरी, सबके खाने वाने का इंतजाम। तो ब्रिटिशर्स ने जब बोला कि भैया मिलिट्री आपकी हम देख लेंगे, आप राजा हो, हमने कहा ठीक है भाई। द मोमेंट उन लोगों ने मिलिट्री सपोर्ट देना चालू किया, तो मिलिट्री पूरी किसके अंडर में आ गई बेटा, ब्रिटिशर्स के अंडर में। और द मोमेंट मिलिट्री आ गई उनके कंट्रोल में, है ना, हाँ जो भी बोलना उसको बोल सकते हो, मिलिट्री कंट्रोल के कारण उन्होंने फिर राजा से बोला कि भैया आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे रूल्स बनाए, और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पे, अपन लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा इंडिया को कवर कर लिया उन लोगों ने, समझ रहे, कंट्रोल करने लग गए। अब कंट्रोल का मतलब समझो कि उन्होंने अपने लिए रूल्स बनाए और डिस्क्रिमिनेटिव रूल्स बनाए इंडियंस के लिए। यानी हम अपने ही देश में रह रहे थे, लेकिन रूल्स, सारे रूल्स और रूल्स का पूरा स्ट्रक्चर, कि कैसे पूरा सिस्टम चलेगा, ये जो जज का, ठीक है ना, या पुलिस का, ठीक है, ये पूरे सिस्टम्स जो हैं वो अंग्रेज़ों के दिए हुए हैं हमको, ब्रिटिशर्स के दिए हुए हैं। आ रहा है समझ? उन्होंने लॉज बनाने चालू किए, ठीक है ना। तो उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड किया कि कैसे चलेगा। उन लोगों ने पूरा इंडिया एक्वायर कर लिया, तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि वो कैसे करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है कि लॉज बनेंगे, फिर लॉज सबको पूरे करने पड़ेंगे, जो नहीं निभाएगा तो कोर्ट में लेकर के जाएंगे उसको, एंड ऑल दैट, इस स्ट्रक्चर को उन लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया। फिर हमको, ऑब्वियस ही बात है, समझ में आ रहा है, फिर हमको लगा कि भैया ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव है, क्योंकि वो लोग यहाँ से पूरा पैसा लूट के, बेसिकली वो भेदभाव कर रहे थे ना कि भाई अंग्रेज़ अच्छे हैं, तो हमको बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग किसका ख्याल रखना है, अंग्रेज़ों का ही ख्याल रखना है। तो उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई कि ये इंडियंस कुछ नहीं है और हम ही सब कुछ हैं, तो यहाँ से पूरा लूट लो और वहाँ लेकर के जाओ। तो उन्होंने अपनी टेक्सटाइल और वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप कर ली। इंग्लैंड, ब्रिटेन में खूब कोहिनूर हीरा भी ले गए और सब ले गए, मतलब क्लियर है ये, ठीक है ना। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेटिव था तो हमको ऑब्वियस ही बात है, फिर हमको दिक्कत होने लग गई कि भैया ऐसे नहीं चलेगा यार, समझ आ रहा है, ये सही तरीका नहीं है।
तो हमने फिर क्या किया, प्रोटेस्ट। हमने प्रोटेस्ट किया कि भैया अब तुम जाओ यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा, अरे सन, है ना। वी डू नॉट वांट, वी डू नॉट वांट योर कंट्रोल, योर स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर जो है वो भेदभाव वाला है, हम अपना स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आ रहा है समझ में, तो तुम मैनेज तो कर नहीं पाओगे, तो तुम्हें भगना ही पड़ेगा। तो इवेंचुअली 1947 में, है ना, हमको क्या मिली, इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस के मायने क्या है? इंडिपेंडेंस के मायने क्या है कि वी विल मेक रूल्स फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि हम बेहतर समझ सकते हैं कि हम लोगों की नीड जो है वो क्या है। हम बेहतर समझ सकते हैं कि भैया हमारी नीड जो है वो क्या है, तुम नहीं समझ सकते। पॉइंट समझ में आया, क्लियर है? तो जब हमने रूल्स बनाए अपने लिए, तो हमने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि आज के बाद हम कैसे जिएंगे, किस तरीके से हम, रूल्स भी हम कैसे बनाएंगे, क्या सिस्टम रहेगा, नेता रहेंगे, सांसद रहेंगे, पार्षद रहेंगे, समझ में आ रहा है, कौन कौन से लॉज रहेंगे, कौन कौन से लॉज नहीं रहेंगे, लॉज बनेंगे कैसे, पॉइंट समझ में आ रहा है, पार्लियामेंट बनेगी, और ये सारा कुछ जो है वो हमने कई देशों से उठाया जो हमको अच्छा लगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन। तुम ऐसे समझ लो कि हर भारतवासी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा सिस्टम स्टैंड कैसे करता है। बेटा बोलो, आपको ये वाली बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये फर्स्ट चैप्टर लीगल में भी अपन पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा डिस्कशन काम का है। क्लियर है ना? तो हमारे पूरे रूल फ्रेमिंग का स्ट्रक्चर जो है, समझ में आ रहा है, हमारे पूरे देश का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे कि हम क्या करें और कैसे करें, कब करें, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अभी अगर तुम देखोगे ध्यान से तो कोरोना में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि कलेक्टर देख रहा है, तो कलेक्टर क्या देखेगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बड़े सारे लॉज बने, समझ में आ रहा है? तो ये सब किसके लिए हो रहा है बेटा? सोसाइटी के भले के लिए, कि सब लोग मर ना जाएं कोरोना से, इसलिए हमने कुछ रूल्स बनाए। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? और ये रूल्स पूरे गवर्न कहाँ से होते हैं, इसका फ्लो कहाँ से होता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है? तो अभी देखा जाए तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रीडम के, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रीडम के, कि हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट पे जब बात आ जाती है, जब बात किस पे जाती है बेटा? पब्लिक इंटरेस्ट पे, तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल ले लेती है लोगों से, कि भैया लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, समझ में आ रहा है, तुमको नहीं पता, तुम पता चला तुम अपने फ़ायदे के चक्कर में नुकसान करा दोगे, तो गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल ले लिया, और गवर्नमेंट अब कंट्रोल कर रही है, तो उसने हमारा फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट किया हमारे ही भले के लिए। लेकिन ये पूरी स्ट्रक्चरिंग कहाँ से हुई है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन से। बोलो, क्लियर है ये? क्लियर है? तो देखो, है ना, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आता है कि क्या बोला? हायरार्की में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है कि प्रेसिडेंट के अंडर में ही आते हैं सारे, समझ में रहेगा ना? सुप्रीम अथॉरिटी हमारी प्रेसिडेंट है, लेकिन जुडिशियल अथॉरिटी हाईएस्ट कौन है बेटा? जुडिशियल अथॉरिटी हाईएस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। प्रेसिडेंट जो है वो पूरे देश का राजा है, प्रेसिडेंट जो है वो पूरे देश का राजा है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन वो टेक्निकली जुडिशियल बॉडी थोड़ी है। समझ में आया? है ना? तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अल्टर करने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वो जुडिशियल नहीं है, वो मर्सी वाला है। मतलब समझ में आ रहा है कि भैया आप राजा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा वाला है वो राज, वो आ रहा है समझ में? इसलिए प्रेसिडेंट किसी को माफ़ कर सकता है, समझ में आ रहा है? लेकिन हमने इतना स्ट्रक्चर इतना शानदार तरीके से बनाया ना कि गलत तरीके से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी किसके पास है? पूरे कैबिनेट और उन सब के पास। ठीक है ना? चलो देखो, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट and has a single and unified judicial system with three tier structure: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर है? ठीक है ना? तो हाई कोर्ट सारे स्टेट्स में होता है और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है।
ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5. ये जगह, ये एड्रेस है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिया हुआ है ना. एंड चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशरी. सब चीज़ों का स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसके बारे में भी है ना. सुप्रीम वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल्स फॉर्म में है, सेक्शन फॉर्म में नहीं, वो आर्टिकल्स है. आप इसको सेक्शन के जैसे ही समझ सकते हो. 124 से 147 तक पार्ट 5 में जो है वो डील करता है विद ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, jurisdiction, powers and procedures of सुप्रीम कोर्ट. क्लियर है ये. फिर क्या बोल रहे हैं, है ना. तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है. चीफ जस्टिस यानी सबसे मेन. क्लियर है ये. And until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. क्लियर है ना. तो CJI प्लस 7. क्लियर है. तो CJI और 7 जजेस होते हैं. ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं, द jurisdiction of the Supreme Court can broadly be categorized into original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. ठीक है ना. आप समझो ओरिजिनल jurisdiction क्या होता है. ओरिजिनल jurisdiction समझ रहे. कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो फर्स्ट टाइम कहाँ जाएगा, वो होता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. जैसे लोकल लेवल पर अगर कोई भी केस होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या हो गया, उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. अब मान लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जज ने डिसाइड किया, है ना, उससे आप अग्री नहीं करते, तो कानून ने ये समझा है कि भैया हाँ चलो हो सकता है कि जज से मिस्टेक हो गई हो या जज से मिस्टेक हो सकती है, तो उन्होंने क्या बनाए, अपीलेट जुरिसडिक्शन, अपीलेट अथॉरिटीज, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप कहाँ पर जा सकते हैं, हाई कोर्ट. है ना. तो समझो सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ चीज़ों के लिए ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रखता है. इसका मतलब यानी कुछ चीज़ें सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है. बाकी अपीलेट तो है ही. अपीलेट कैसे है, अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन. कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसके खिलाफ अपील में भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. यानी कुछ चीज़ों के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे और कुछ चीज़ों के लिए अपील करने जाओगे आप. बोलो बेटा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं. और एडवाइजरी मतलब कि बस एडवाइस करना, जैसे गवर्नमेंट को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के. तो 3 प्रकार के हैं जुरिसडिक्शन. हाउएवर देयर आर मल्टीपल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे तो बहुत ही सारे पावर हैं, है ना. और ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट का कैसा है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल ने 4 जजेस स्ट्रेंथ किए, ठीक है ना. तो इट इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम 31 to 34 इंक्लूडिंग द CJI. तो 34 का है आज की डेट में, है ना. जजेस को कितना जोड़ दिया अपन ने, टोटल जजेस कितने होंगे उसमें, 34 इंक्लूडिंग CJI, मतलब कि CJI प्लस 33 टोटल जजेस की संख्या. आ रहा है समझ में, ठीक है. फिर क्या बोल रहा है देखो, ओरिजिनली स्ट्रेंथ जो है वो 8 पे फिक्स करी थी अपन ने. आ रहा है समझ में. पार्लियामेंट जो है वो उसको क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है. तो आज की डेट में कितना है, इतना. ओरिजिनली कितना था,
आज की डेट में इतने हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी डेटा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है एमसीक्यू के लिए, है ना। एमसीक्यू वाले स्टार लगाते जाना। फिर द सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से डिस्कस करके और फिर सीजीआई को अपॉइंट करता है, ठीक है ना। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द सीजीआई। सीजीआई से डिस्कस करके वो बाकी जजेस को अपॉइंट करता है। सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। और हाई कोर्ट के जजेस और इन सबको। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज एंड अदर जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। तो कह रहा है कि ये जो कंसल्टेशन है ये कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी है, मतलब कि पूछना ही पड़ेगा सीजीआई से। आ रहा है समझ में? ठीक है, चीफ जस्टिस को छोड़ करके बाकी के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए आपको पूछना पड़ेगा। वो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्लियर है? ठीक है। तो कुछ जो डिसीजंस दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग 4 होली प्लेसेस इन उत्तराखंड। समझ में आ रहा है? गए हैं उत्तराखंड अपन लोग। उत्तराखंड के चार धाम बताओ कौन कौन से हैं, जनरल नॉलेज। उत्तराखंड के चार धाम, वैसे देश के चार धाम है वो अलग है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और उत्तराखंड के चार धाम जो है वो अलग है। देश के चार धाम भी बताना, हाँ। सीक्वेंस में नहीं बता रहे हो, चलो ठीक है। दो बताए तुमने, केदारनाथ और गंगोत्री। बद्रीनाथ, केदार बद्री दो बताए, हाँ। बद्रीनाथ एक बताया, एक रह रहा है बेटा। यमुनोत्री, समझ में आ रहा है? सीक्वेंस ऐसा है, हाँ बिल्कुल सही। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सीक्वेंस चलता है। आ रहा है समझ में? 1997 में गया था मैं, समझ में आ रहा है? उत्तराखंड वाले चारों धाम। चलो ठीक है ना। ठीक है, बेहोश भी हो गया था एक जगह जाके मैं, है ना, बद्रीनाथ में। चलो ठीक है, नहीं याद करता हूँ उसको अभी। तो अच्छा, तो देश के जो चार धाम हैं वो उनमें से एक बद्रीनाथ है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलो ठीक है। तो एक्चुअली ना खतरनाक है, मतलब गया है कोई? वो चार धाम किसी ने विजिट किए हैं? कोई गया है अभी तक? गए हो? छोटे में? और कितने छोटे में? 2 साल में? 10 से 12? ओके, याद है कुछ? सबसे ज़्यादा पता खतरनाक क्या चीज़ है? उस समय ना डर नहीं लगता, समझ में आ रहा है? आज के डेट में जाओ तो समझ में आता है। ठीक है, वहाँ की जो रोड्स हैं, समझ में आ रहा है? वहाँ की जो, हाँ बहुत ठंडी थी, बिल्कुल सही। यही तो पूछ रहा था मैं। सुनो ध्यान से, ठीक है। रोड्स जो हैं वो इतनी सकरी हैं, पूरा पहाड़ काट काट के बनाया हुआ है, मतलब लिटरली दो निकल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मान लो कि थोड़ा बहुत इधर उधर डिविएट हुए तो सीधे खाई में गिर जाएंगे। बहुत सारे केसेस होते हैं हर साल। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो उनको कनेक्ट करने से रोड चौड़ी हो जाएगी, तो लोगों का जो आना जाना है वो बहुत प्रॉपर हो सकता है फिर। सुप्रीम कोर्ट क्लियर द डेस्क फॉर चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अगस्त 2019, है ना, अगस्त में किया चारधाम हाईवे। ठीक है, विच कनेक्ट द 4 होली प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड थ्रू 900 किलोमीटर ऑल वेदर रोड्स। ठीक है ना। नहीं तो कुछ रोड्स जो है ना वो बंद हो जाती हैं। मैं 2 साल पहले लद्दाख गया था, समझ में आ रहा? तो लद्दाख में जो रोड्स हैं वो पर्टिकुलर टाइम में ही खुलती हैं, पता है तुमको? क्योंकि ठंड में वो पूरी पैक हो जाती हैं, बर्फ़ से पैक हो जाता है वो पूरा। तो एक्सेस ख़त्म हो जाता है, मतलब लद्दाख पूरे साल भर ओपन नहीं रहता है। पता है आपको ये बात? पैंगोंग लेक जो है, लद्दाख गया है कोई? लद्दाख गया है? ओह माय गॉड। दर्शना सब, अच्छा नहीं गई हो? नहीं गए हो? दिव्यांशी गई है। ओके, है ना। तो एडवेंचर है वो, बहुत खतरनाक एडवेंचर है मतलब। और रोड ट्रिप से जाओगे ना तो समझ में आएगा कि कैसा खतरनाक है। क्लियर है? ठीक है ना। सांस सांस चढ़ जाती है यार वहाँ। मैं एक एक मेरा फ्रेंड तो ऐसा, उसको एकदम पूरे तीरथ याद आ गए थे, उसको लग रहा था मरने वाला है वो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना।
चलो ठीक है, जाना कभी, ठीक है, खतरनाक है मतलब, ठीक है, चलो। हाँ बाइक से जाना है, सही बात है ना। सुनने में लगता है भाई, जाओगे ना तो समझ में आएगा। 10 दिन में 9 दिन हम लोग गाड़ी में ही थे, समझ में आ रहा है। खूब गैस बनती है, मतलब आ रहा है समझ में। और टू व्हीलर से जाओगे ना तो ऐसी ठंडी है, खतरनाक एडवेंचर है वो, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, द एपेक्स कोर्ट, वापस आ जाते हैं अपन, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, नहीं तो पता चला घूमने निकल गए। ठीक है, चलो। एपेक्स कोर्ट जो है, उसने यूनियन एनवायरनमेंट से ऑल्सो आज द यूनियन एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट मिनिस्ट्री टू फॉर्म अ हाई पावर्ड कमिटी टू लुक बाय द एनवायरमेंटल कंसर्न। क्या होता है, ठीक है, ठीक है, होता क्या है कि एनवायरनमेंट वाली ये जितनी भी प्लेसेस होती हैं, जैसे लद्दाख भी है, समझ में आ रहा है, तो उसमें ना आपको जाने से पहले ही ऑनलाइन परमिशंस ले लेनी होती हैं, अदरवाइज आप पहुंचोगे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको जाने ही नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। 2 लेवल ऑफ परमिशन होती है, एक तो लेह में आपको मिलती है और उसके बाद फिर मतलब रोहतांग से आगे जाने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट पे भारी भार पड़ता है, जितने ज़्यादा लोग आते हैं ना, तो अ, वादी बोल लो या जो भी बोल लो, समझ में आ रहा है, तो उसमें अगर लोगों का प्रेशर होगा तो वो फिर वही प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो आ जाएंगी, समझ में आ रहा है, नेचुरल कैलामिटीज़। तो इसलिए एक लिमिटेड लेवल पर रखते हैं उसको, समझ में आ रहा है, कि मैक्सिमम इतने लोग जा पाएंगे, समझ में आ रहा है। किसी को जाना है ना तो अलग से मैं बता दूंगा, पूरी इटिनरी जो है, समझ में आ रहा है, कैसे जाना, क्या करना, सब बता दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो, दिव्यांशी को तो पता ही होगा। ठीक है, अ बेंच कंप्राइजिंग, है ना, जस्टिस रोहिंगटन, फाली, नरीमन एंड सूर्यकांत मॉडिफाइड एन अर्लियर ऑर्डर ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। देखो ये एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ये देश का ऐसा ट्राइब्यूनल है, मतलब समझ लो कि एनवायरनमेंट को लेकर के जो कोर्ट टाइप का बनता है ना, कोर्ट टाइप का ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं उनको भी अपन कहेंगे कोर्ट जैसे होते हैं। अभी आगे है इसका डिस्कशन, कोर्ट जैसे होते हैं, तो अभी कोर्ट ही मान के चलो। एनवायरनमेंट के लिए हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। चलो, तो बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग a fresh high powered committee consisting the representatives from physical research laboratory, wildlife institute and defense ministry and submit its recommendations within 4 months। डिफेंस मिनिस्ट्री कहाँ से आ गई, क्योंकि बेटा बॉर्डर एरिया है, आ रहा है समझ में, ठीक है, बॉर्डर एरिया है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, समझ में, हर व्यक्ति की चेकिंग वेकिंग होती है प्रॉपर, क्लियर है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन विद इन 4 मंथ। जनरल नॉलेज अपडेट कर रहा है कि भैया अब आसान हो जाएगा लोगों के लिए, अभी बड़ा मुश्किल होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एज पर द डिसीजन द कमिटी शैल होल्ड क्वार्टरली मीटिंग, हर 3 महीने में मीटिंग करेंगे देर आफ्टर टू इंश्योर कंप्लायंस एंड मे सजेस्ट एनी फर्दर मेजर आफ्टर ईच रिव्यू मीटिंग। क्योंकि क्या है, देखो रोड्स बन जाएंगी तो जो प्लेसेस हैं वहाँ पर भार बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, लोग एकदम से बम्बार्डिंग हो जाएगी लोगों की, समझ में आ रहा है, क्योंकि घूमने जाते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं, अभी तो क्या है लिमिट हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो जो हाईवे बन जाएगा तो खतरनाक तरीके से लोग जाएंगे। द कमिटी शैल कंसिडर द क्यूमुलेटिव एंड इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑफ द चारधाम प्रोडक्ट ऑन द एंटायर हिमालयन वैलीज। ये मेन बात है कि हमको ये मेन ध्यान में रखना है कि भैया इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा पूरे हिमालयन वैलीज पर, क्लियर है, ठीक है। हाँ बहुत ही खतरनाक रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग तो पहुँच ही नहीं पा रहे थे, हम लोग मनाली में अटक गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि क्या परमिशंस लेनी है। तो जब हम लोग गए, ठीक है ना, तो हमको पता ही नहीं था कि यार परमिशंस वगैरह लेनी होती हैं या क्या होता है, समझ आ रहा है। तो फिर होटल वाले को पैसे दिए और किसी तरीके से, मतलब मनाली में हम लोग रुके, और मनाली में आगे जाने को मिलता ही नहीं, आपको पहले पास बनवाना पड़ता है। तो वहाँ पर सवेरे 4 बजे से जा कर के हम लोग 2 लोग रूम में रुके, कोई मतलब ही नहीं था, कुछ कर नहीं रहे थे, समझ में आ रहा है। और वो 2 लोग गए वहाँ पर पूरे सुपरिटेंडेंट के वहाँ पर ऑफिस में, समझ में आ रहा है, वहाँ पर जैसे तैसे जुगाड़ करके, और दे मार भीड़ लगी वहाँ पर, गजब टाइप की भीड़, समझ में आ रहा है। तो जैसे तैसे उन लोगों ने निकाला, मतलब वो जब लेके आ गया था ना पास, समझ में आ रहा है, दोपहर को 1 बजे, मतलब पिछले दिन से हम लोग रुके हुए थे, पूरा एक दिन वेस्ट हो गया था टूर का। तब जा कर के जब वो पास लेकर के आया, ऐसा लगा कि भैया मतलब जंग जीत लियो, मतलब उसके बाद जब निकले तब समझ में ले पहुँचे तो फिर वही नौटंकी,
कि अरे यार ले पहुंच गए हो लेकिन तुम घूम नहीं सकते कहीं अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो। बहुत ही खतरनाक। चलो ठीक है, ट्रिप बर्बाद हो सकता है आपका पूरा अगर परमिशन पहले से नहीं लोगे तो। द कमिटी विल ऑल्सो सजेस्ट द एरियाज इन विच एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना ज़रूरी है, शुड बी टेकन and kind of saplings to be planted. In case of non-survival of any sapling, further plantation should be done. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। जितने पेड़ कट रहे हैं उतने पेड़ और लगने चाहिए, मतलब वहाँ तो वैसे भी बहुत पेड़ है, हाँ क्योंकि वहाँ की नीड है बेटा। समझ में आ रहा है। क्लाइमेट चेंज मुझे लगता है आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। हाँ, पुलिस ऑफिसर हर एक का आधार कार्ड वगैरह सब लगता है बेटा, समझ में आ रहा है प्रॉपर, उसके बिना नहीं जाने मिलता। चलो ठीक है, क्लाइमेट चेंज आप लोग सुन रहे होगे, समझ में आ रहा है। तो ग्लेशियर्स हैं, अगर मान लो कि वो पिघल जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रही हैं, अभी कोरोना के चलते थोड़ा ठीक हो गया है एनवायरनमेंट, ठीक है ना। स्टिल ठीक है ना, अभी वापस से जैसे ही चालू होगा तो फिर मच जाएगा, ठीक है ना। अभी तो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। चलो, सम इम्पॉर्टेंट रिसेंट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा, इसमें हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि चार धाम का जो वो है हाईवे प्रोजेक्ट है वो अप्रूव कर दिया गया है। आ रहा है समझ में? कब हुआ, इसका नाम क्या है, कितने किलोमीटर का है, ये डेटा काम का है, और कौन सा जज इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो फिर देखो, एन जी ओज रिसीविंग सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर आर टी आई एक्ट। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ना बहुत सारी फंडिंग करती है एन जी ओज़ को, तो बहुत सारी एन जी ओज नेता बना लेते हैं, फिल्म स्टार्स बना लेते हैं, और गवर्नमेंट फंडिंग करती है और वो सारा कुछ है, ठीक है ना। अब देखो आर टी आई पता क्या होता है, आर टी आई होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, समझ में रहे। तो गवर्नमेंट से जो भी फंडिंग हो रही है उसका पता चलना चाहिए ना, क्योंकि क्या है कि अगर पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियस ही बात है धांधली और वो सारा कुछ होगा। क्लियर है। तो प्रोजेक्ट क्या है कि एनजीओ को अगर सरकार से फंडिंग मिल रही है तो वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ, ये ना केस का नाम है, मतलब आ रहा है समझ में। ये जो दो पार्टीज़ के नाम दिए रहते हैं ना, ये बोलते हैं, ये होते हैं केस के नाम। हाँ शिलो, ठीक है। हाँ, अंटार्कटिका का वो क्लाइमेट चेंज तो उसी से पूरा इंस्पायर्ड है। चलो, तो जजमेंट डेटेड 17 सितंबर 2000। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखो अभी ये लाइन जो बोली है इन लोगों ने, ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, ये जो पैराग्राफ है ना ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का है। तो इन आर व्यू सब्सटैंशियल मीन्स लार्ज पोर्शन, इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू मीन अ मेजर पोर्शन और मोर देन 50%। सब्सटैंशियल मतलब लार्ज, मतलब 30%, 25% भी सब्सटैंशियल हो सकता है, ठीक है ना। कह रहा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल सकते कि 50% के ऊपर ही सब्सटैंशियल होगा या क्या होगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग कैन बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम क्या बोल रहे हैं, सब्सटैंशियल फंडिंग मतलब कि सरकार ने अगर फंडिंग करी और वो फंडिंग, तो एक तरफ के लोग बोल रहे थे कि भाई 50% से ज़्यादा होगी तो सब्सटैंशियल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, 50% से ज़्यादा को ही सब्सटैंशियल माने, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा हम कम को भी सब्सटैंशियल मान सकते हैं। टू गिव एन एग्जाम्पल, if a land in a city is given free of cost or on heavy discount to hospital, educational institution or such other body, this in itself could be also substantial financing। क्या था कि सरकार नहीं चाहती ना कि बहुत सारी चीज़ें आरटीआई में आए, क्योंकि उससे क्या होता है उनकी धांधली पता लग जाती है। तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये आरटीआई में मत लाओ, सब्सटैंशियल ही नहीं है ये, तो समझ ना रहा 50% के ऊपर होगा तो सब्सटैंशियल होगा। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि भैया थोड़ी बहुत फंडिंग भी जो है, गवर्नमेंट की एक फंडिंग 10% फंडिंग में अपन 10% बोल रहे हैं, लेकिन इट मे बी ऑफ 100 करोड़, 200 करोड़, कितना भी हो सकता है ना, 1000 करोड़ हो सकता है वो। तो उसका पता तो चलना ही चाहिए लोगों को, आरटीआई में तो आए, ठीक है। द वेरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इफ इट इज़ independent or the largest of the state in getting the land at cheap price would mean it is substantially financed। मतलब पॉइंट ये है कि अगर किसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कुछ भी बनाने के लिए ज़मीन भी सस्ती मिली है तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने फंडिंग करी, क्योंकि ज़्यादा पैसे मिल सकते थे ना, कम मिले, तो ये भी सब्सटैंशियल फंडिंग है। तो पता चलना चाहिए किसको दिया गया है, क्या हुआ, उसका कितना खर्चा हुआ। गवर्नमेंट ये बताने को ही तैयार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं भैया बताओ। Merely because financial contribution of the state comes down during the actual funding will not itself mean that the indirect finance given is not to be taken into consideration। वो कह रहे नहीं, एक्चुअल फंडिंग तो बहुत कम होती है, ये है वो है। सरकार ने कहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
भैया फंडिंग हो रही है ना, बताओ पूरा, समझ में आ रहा है. द वैल्यू ऑफ लैंड विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड नॉट ओनली ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट बट इवन ऑन द डेट व्हेन द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर द सेट बॉडी एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस. बॉटम लाइन क्या है, सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग है. ये फिर से बता दो ना आरटीआई वाला. देखो आरटीआई क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन. सरकार जो भी कर रही है वो पब्लिक के पैसे से कर रही है, आ रहा है समझ में. तो सरकारी जितना भी काम या जो भी कुछ है वो सब किसके अंतर्गत आता है, आरटीआई के अंतर्गत, अनटिल अनलेस मैटर अगर डिफेंस का है या कुछ इस तरीके का है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना. तो आरटीआई में ज़्यादातर चीज़ें आनी चाहिए. गवर्नमेंट क्या थी, कुछ लोगों को ज़मीन सस्ते में दे रही थी, समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को फंडिंग कर रही थी ज़मीनें और ये सब दे रही थी हॉस्पिटल बनाने के लिए. अब ऐसे सुनने में तो अच्छा लगता है कि देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ज़मीन दी, लेकिन इसके पीछे धांधली हो सकती है ना. तो भैया हमको इन्फॉर्मेशन दो. तो जब किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी तो सरकार ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं ये सब्सटेंशियल फंडिंग नहीं है तो हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ऐसा बोलने लगी सरकार. तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया आरटीआई वालों ने. आरटीआई वालों ने बोला कि भैया ये सब्सटेंशियल फंडिंग के दायरे में आना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया ये थोड़ी सी, अगर मान लो कि किसी को हॉस्पिटल और के लिए ज़मीन दे रही है सरकार, तो वो बेटा आरटीआई के दायरे में आएगा. समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन देने में, आ रहा है समझ में. तो सरकार ने क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना उसको, क्या माना, सब्सटेंशियल फंडिंग माना. अनदर एस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग सब्सटेंशियल फाइनेंस इज वेदर द बॉडी अथॉरिटी और एनजीओ कैन कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. समझ में रहे. तो सब्सटेंशियल फंडिंग तब मानेंगे कि क्या फंडिंग नहीं मिलती तो भी वो ये काम कर लेते, समझ में रहे, नहीं कर पाते तो मतलब सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग है. If its functioning is dependent on the finances of the government, then there can be no manner of doubt that it has to be termed as substantially financed. समझ में आ रहा है. अगर आपका जो वर्क है वो गवर्नमेंट के फंडिंग पर ही डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट से फंडिंग मिले तो हम काम करें, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, तो माना जाएगा कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है. सब्सटेंशियली फाइनेंस पे फोकस क्यों है, क्योंकि अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है तो क्या करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, आरटीआई के दायरे में आ जाएगा. आरटीआई के दायरे में आएगा तो लोगों को इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी किसको मिली है ज़मीन, कौन बना रहा है, कौन उसके हितग्राही कौन है, मतलब कि कौन बेनिफिशियरी हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना. वाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड वाइल डिसाइडिंग व्हाट इज सब्सटेंशियल फाइनेंस वन हैज़ टू कीप इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. सब्सटेंशियल फाइनेंस डिसाइड करने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्ट के प्रोविजंस क्या है. द एक्ट वॉज इनैक्टेड The act was enacted with the purpose of bringing transparency in public dealings. आ रहा है समझ, ठीक है. पब्लिक डीलिंग्स में क्या होनी चाहिए बेटा, ट्रांसपेरेंसी, है ना. पब्लिक के पैसे से कर रहे हो ना आप, जो भी कर रहे हो भाई, किसी को ज़मीन सस्ती दी तो अल्टीमेटली उसमें सरकार का पैसा लगा, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आया, लोगों से. तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है. तो हम बस ये बोल रहे हैं कि भैया आरटीआई के दायरे में लाओ ताकि हमको पता चले, ठीक है. द एक्ट वॉज एनैक्टेड विद द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डीलिंग्स and probity in the public life. If NGOs and other bodies get substantial financing from government, we find no reason why any citizen cannot ask for information. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया लोगों को क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको, इसका कोई लॉजिक नहीं आ रहा, इसलिए लोगों को इन्फॉर्मेशन दो. अगर आरटीआई के दायरे में इसको लेकर आ जाएंगे तो मिल जाएगा. सरकार मना कर रही थी कि अरे हम क्यों बताएं या ये ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं बताना पड़ेगा. बोलो गाइस, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है. तो ये दूसरा केस हुआ. पहला तो हुआ चारधाम हाईवे वाला, दूसरा हुआ सब्सटेंशियल फंडिंग वाला, है ना, आरटीआई के दायरे में लेकर के आना. तीसरा है एक्यूज चार्ज विद फूड एडल्ट्रेशन कैन नॉट बी एक्विटेड merely बिकॉज डिफिशियंसी वॉज मार्जिनल. देखो ये राजकुमार और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था, ठीक है ना. उसमें क्या ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये ना एक्चुअली आपको पूरा केस नहीं बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि क्या क्या हुआ, क्योंकि एक एक केस जो है वो 10-10, 20-20 या 50-50 या 500-500 पन्ने का हो सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना. मतलब जैसे अयोध्या का केस जो चला, समझ में आ रहा है, कितने साल से चल रहा है, सोच कर रहे थे, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स. तो उसके जो अगर कागज़ आप बटोरोगे कि जज ने क्या क्या नोटिंग की तो कमरा भर जाएगा, इतनी दलीलें, आ रहा है समझ में, ठीक है ना.
तो केसेस आपको जो दिए रहते हैं ना यहाँ पर समराइज्ड वे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली आपको जो बॉटम लाइन है ना सिर्फ वो मेन पैराग्राफ दिया रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है ना, बाकी के फैक्ट्स आपको मैं बता दूंगा. तो वी आर ऑफ कंसिडर्ड व्यू दैट वंस स्टैंडर्ड्स आर लेड डाउन बाय द लेजिस्लेचर देन दोज स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड. ठीक है ना. जैसे मान लो कि कोई मिठाई की दुकान है, समझना रहे, तो मिठाई की दुकान है, तो गवर्नमेंट ने क्या तय किया कि अगर मान लो कि आपके यहाँ 100 किलो मिठाई बनती है और अगर मान लो कि 1 किलो मिठाई में गड़बड़ी निकली, है ना, 1 किलो मिठाई में गड़बड़ी निकली, तो क्या होगा, तो आपके ऊपर केस बनेगा. आ रहा है समझ में. गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बनाए, तो गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए वो फॉलो होने चाहिए. इन आइटम्स लाइक मिल्क, जो प्राइमरी फूड है अंडर द एक्ट, it is not necessary to also prove that the food item had become unfit for human consumption or injurious to health. समझ में आ रहा है. अगर मान लो कि उसमें कोई एडल्टरी है तो उसमें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि अरे इतनी मिक्सिंग तो चलती है इसमें, अब कोई मर थोड़ी रहा है. आ रहा है समझ में, ये नहीं चलेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है. उसमें आपने मिलावट करी अगर, तो भले ही वो हार्मफुल ना हो, ये दलील आपकी नहीं मानी जाएगी. मिलावट है, आप जेल जाओगे मतलब एक तरीके से. In cases of food coming under the act, it is not required to prove that the article of food was injurious to health. मतलब क्या हुआ, तुम समझो. केस का फैक्ट्स ऐसे हैं कि एक बंदे ने मिलावट करी, समझ आ रहा है, ठीक है ना. अब उसका केस चला, तो जो वो फूड बेच रहा था उसने बोला कि भैया ये इंजूरियस टू हेल्थ है ही नहीं. समझ में आ रहा है. इस वाली मिलावट से किसी को नुकसान नहीं होगा. सर जो आप बताए थे पहले लॉ की जो केस स्टडी की बुक्स आती हैं उसमें क्या पूरे, हाँ बेटा उसमें पूरे केसेस होते हैं, ऑलमोस्ट पूरे केसेस होते हैं. उसमें भी सब्सटैंशियल जजमेंट होता है. एक्चुअल केस की कॉपी आप कोर्ट से ले सकते हो किसी भी एक केस की, उसमें आपको पूरे मिलेंगे. जो बुक्स आती हैं उसमें भी फुल केस नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें आपको ऑलमोस्ट पूरा केस की डिटेल जो है मिल जाएगी समराइज फॉर्म में. समझना रहा है कि किस पार्टी ने क्या बोला और क्या डिसाइड हुआ. लेकिन वो भी 100% केस नहीं होता. आ रहा है समझ में सार्थक, ठीक है. तो वापस आते हैं इस पर कि भाई क्या हुआ, उस पर केस चला कि तूने मिलावट करी. वो कह रहा है कि भैया ठीक है मिलावट करी, लेकिन इससे किसी को नुकसान तो नहीं हुआ ना. समझ में आ रहा है. ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना कि मैं गाड़ी रैश चला रहा हूँ और मैं फिर ये दलील दूँ कि भैया भिड़े तो नहीं ना. आ रहा है समझ में. तो ऐसा नहीं चलेगा. इन दिस केस ओनली क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन्ड इज वेदर द आर्टिकल कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन और नॉट. भैया क्या मिलावट थी, समझ में आ रहा है, और मिलावट थी, स्टैंडर्ड्स के साथ वो पास नहीं हुआ, तो हम उसको मानेंगे कि भैया वो था, भले ही वो इंजूरियस टू हेल्थ ना हो. समझ में आ रहा है. आपने स्टैंडर्ड्स को नहीं निभाया तो आपके खिलाफ केस चलेगा. बोलो बेटा ये वाला केस समझ में आया या नहीं आया. ये कुछ 2-3 केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए. हज़ारों केसेस होते हैं, मतलब आपको 2-3 दिए हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है इन केसेस पे फोकस करना पड़ेगा. एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर अब सिंस आपका एमसीक्यू है और जनरल नॉलेज है, तो केस का नाम भी आप याद कर लेना. इसमें 2-3 केसेस ही दिए हैं, समझ में आ रहा है, तो आप जो है वो नाम भी याद कर लेना. क्लियर है गाइस. देख लो एक बार कोई दिक्कत है तो बताओ. नोट्स तो डाउनलोडेड होंगे ही आपके पास, देख लो एक बार. ठीक है गाइस. अब देखो, हाई कोर्ट इज द सुप्रीम जुडिशल बॉडी इन अ स्टेट. एक प्रदेश की हाईएस्ट जो अथॉरिटी है जुडिशल, वो क्या कहलाती है, हाई कोर्ट.
ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स है, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट। आर्टिकल 2 और 4 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल जब भी बोले तो आपको क्या सोचना है, कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, है ना, इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 215 एंड 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कि हर हाई कोर्ट, every high court shall be a court of record and shall have the powers of such court including the power to punish or contempt of itself। contempt of court पता है आपको, मूवीज़ अगर मैं सुना कि अगर किसी ने बेइज्जती करी कोर्ट की तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा, मतलब सीधे सीधे। क्लियर है ये? ठीक है। एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस। हर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अलग होता है, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होगा, और दूसरे जजेस और प्रेसिडेंट रहेंगे टाइम टू टाइम, जो कि ज़रूरी रहेंगे। 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। इंपॉर्टेंट बात, डेटा, MCQ, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तीन ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा स्टेट में है। दिल्ली हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन अमंग द यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली जो है वो प्रॉपर स्टेट नहीं है, अगर आपको पता हो, लेकिन फिर भी दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है क्योंकि हमारी राजधानी है। क्लियर है? ठीक है। और ये सारे नाम लिखे हुए हैं उन 25 स्टेट्स के जहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने क्या किया था, हमने वो कर दिए थे ना, स्टेट्स स्प्लिट हो गए थे, तो हाई कोर्ट का गठन नहीं हुआ। मतलब जो नए नए स्टेट्स बने तो उसके बाद हाई कोर्ट नहीं बना। क्लियर है बेटा? ठीक है। अभी जम्मू एंड कश्मीर स्प्लिट हुआ था या इस तरीके से, है ना? क्लियर है? ठीक है। तो कुछ यूटी हैं, जैसे गोवा में नहीं है हाई कोर्ट, है ना? ठीक है। चलो, जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके बारे में अपन कल स्टार्ट करते हैं, कल या परसों। हाँ, बहुत छोटा सा है पोर्शन आपका। हाँ, तेलंगाना है ना ये, ठीक है। कुछ सिटीज़ के नेम दिए हैं, कुछ स्टेट्स के। सिटी का कौन सा नेम है? अच्छा, बॉम्बे का। बॉम्बे हाई कोर्ट एक्चुअली महाराष्ट्र का है ना, तो महाराष्ट्र अलग से नहीं दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहलाया है। ठीक है। मद्रास जो है वो पूरा उसको कवर कर रहा है, तमिलनाडु को, है ना? ठीक है। तो स्टेट्स के नेम ज़रूर दिए हैं, वो सिटी के नेम ज़रूर दिए हैं, लेकिन वो वैसा है जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो यूपी का है वो एक्चुअली, है ना? इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है ना? ठीक है। चलो, तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे।